हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट असामान्य मनोविज्ञान के चैप्टर सेकंड में कॉजेज़ ऑफ एबनॉर्मेलिटी यानी असामान्यता के कारकों में पहले वीडियो में हमने आवश्यक कारक, पर्याप्त कारक तथा सहायक कारकों को समझा था। इस वीडियो के माध्यम से हम आवश्यक कारकों के अंतर्गत जैविक कारक को समझेंगे। जैविक कारक जो हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आनुवंशिक दोष या जेनेटिक डिफेक्ट्स। आनुवंशिक दोष या जेनेटिक डिफेक्ट्स, इसके 2 भाग हैं। फर्स्ट है गुणसूत्रीय असामान्यता और बी जो भाग है वो है दोषपूर्ण जीन्स। तो ये गुणसूत्रीय असामान्यता क्या है? व्यक्ति की कोशिका केंद्रक में जंजीर के समान एक संरचना होती है जिन्हें हम जीन्स कहते हैं और उन्हें हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र के 23 जोड़े जो हैं व्यक्ति में पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े शारीरिक विशेषताओं का निर्धारण करते हैं तथा एक जोड़ा जो है वो सेक्स या यौन विशेषताओं का निर्धारण करता है। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक्स तथा वाई। पुरुषों में ये दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, यानी एक्स भी पाया जाता है और वाई भी पाया जाता है, लेकिन स्त्रियों में केवल एक ही गुणसूत्र होता है और वो होता है एक्स गुणसूत्र। बहुत से अध्ययन ये बताते हैं कि वंशानुक्रम या हेरिडिटी संबंधी विकार उस समय उत्पन्न होते हैं जब गुणसूत्र की संख्या और संरचना में असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं। गुणसूत्र का 23वां जोड़ा सेक्स गुणसूत्र होता है जो बच्चे का सेक्स निर्धारित करता है। गुणसूत्र की ऐसी असामान्यताओं में 5 तरह की असामान्यताएं अधिकतर देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है ट्रिसोमी 13, TRISOMY, ट्रिसोमी 13। गुणसूत्र की इस असामान्यता में 13वें जोड़े के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है जिसे ट्रिसोमी 13 कहा जाता है। इससे व्यक्ति में ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जो उसमें मस्तिष्कीय असामान्यता उत्पन्न करके व्यक्ति के व्यवहार को असामान्य बना देती है। इसी तरह से ट्रिसोमी 18 यानी इस गुणसूत्रीय असामान्यता में गुणसूत्र के 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है जो व्यक्ति में गंभीर हृदय संबंधी गड़बड़ियां उत्पन्न करते हैं और जो व्यक्ति के व्यवहार को असामान्य बनाते हैं। इसी तरह से ट्रिसोमी 21, इसके 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है जिससे बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। डाउन सिंड्रोम एक तरह का मानसिक मंदता का उदाहरण है या मंद बुद्धि बच्चों में डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। फोर्थ जो पॉइंट है या ट्रिसोमी 23 जो है, यह गुणसूत्रीय असामान्यता पुरुषों के सेक्स गुणसूत्र में उत्पन्न असामान्यता से संबंधित होती है। इसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें 23वें जोड़े में या 23वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र पाया जाता है यानी XXY। राइट, स्कैफर एवं सोलोमन्स मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों में
किशोर अपराध यानी जिनके अंदर ये XXY गुणसूत्र पाया जाता है, उन व्यक्तियों में अपराध तथा मानसिक मंदता उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है मोनोसोमी 23। यह भी यौन गुणसूत्र की असामान्यता है जो केवल महिलाओं में ही पाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मोनोसोमी 23 जो कि महिलाओं में ही पाया जाता है और इसमें 23वें जोड़े में केवल एक ही एक्स होता है। इसे ट्रूनर्स सिंड्रोम कहा जाता है। कभी कभी किसी किसी महिला में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र अर्थात XXX होता है। ये दोनों ही गुणसूत्रीय असामान्य अवस्थाओं से महिलाओं में असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से जो ये गुणसूत्रीय असामान्यताएं हैं, ये व्यक्ति के व्यवहार को असामान्य बनाते हैं या असामान्यता का कारण गुणसूत्रीय असामान्यताएं होती हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है हेरिडिटी में या जेनेटिक डिफेक्ट्स में, वो है दोषपूर्ण जीन्स। तो जीन्स जो हैं वो गुणसूत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं और वास्तव में जीन्स में ही वंशानुगत विशेषताएं भी संचित होती हैं। कुछ जीन्स प्रबल होते हैं और कुछ जीन्स जो हैं वो अप्रबल होते हैं। प्रबल जीन्स के निर्देश को युग्म के दूसरे जीन्स द्वारा, युग्म मीन्स पेयर, जीन्स हमारे पेयर्स के रूप में होते हैं, तो युग्म के दूसरे जीन्स द्वारा विरोध किए जाने पर भी कार्यान्वित किया जाता है, परंतु अप्रबल जीन्स के निर्देश को तभी कार्यान्वित किया जाता है जब दो ऐसे जीन्स एक साथ मिलकर निर्देश करते हों। तो असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति में जीन्स की भूमिका जो है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि व्यक्ति का कोई भी व्यवहार सिर्फ जीन्स द्वारा प्रभावित ना होकर वातावरण द्वारा भी प्रभावित होता है। और अधिकतर मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जब कोई दोषपूर्ण जीन्स एक साथ मिल जाते हैं या आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो इससे व्यक्ति के रसायन ब्रेन के रसायन में गड़बड़ी उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति का व्यवहार एबनॉर्मल हो जाता है। तो इस प्रकार जैविक कारकों के अंतर्गत सेकंड जो जैविक कारक है वो है शरीर गठनात्मक कारक। शरीर गठनात्मक कारक के संबंध में अनेक मनोरोगों के अध्ययनात्मक अनुभवों तथा उनके विश्लेषणों के आधार पर एक सामान्य तथ्य यह उभरकर सामने आया है कि कुछ विशेष मानसिक विकारों का कुछ विशेष शारीरिक रचनाओं से निकट का संबंध होता है। यानी जो हमारा शरीर गठन है, जो हमारी फिजिक है या फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारी शारीरिक बनावट है, उससे मानसिक विकारों का घनिष्ठतम संबंध होता है। प्रमुख शरीर गठनात्मक कारक जिनसे असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति होती है उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है शरीर गठन या हमारी डील डॉल या फिजिक। तो फिजिक जो है इसका संबंध मानसिक विकृति एवं व्यक्तित्व विकास से दिखलाने का सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक प्रयास था वो शेल्डन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1954 में किया था। उन्होंने फिजिक 3 प्रकार की बताई या शरीर गठन जो है 3 प्रकार बताए। उसके पहला है एंडोमॉर्फिक या गोलाकृतिक। तो एंडोमॉर्फिक या गोलाकृतिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर गोल होता है, उनका पेट बड़ा, आलसी होते हैं, वे आराम प्रेमी होते हैं, भोजन प्रिय होते हैं, सामाजिक गोष्ठियों में भाग लेने वाले तथा दूसरों से प्रेम चाहते हैं, वे गहरी नींद सोते हैं। तो इस तरह की विशेषताओं के व्यक्तियों को हम एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व के कहते हैं। तो इस तरह के व्यक्तित्व के जो लोग हैं उनमें
जो असामान्यता देखने को मिलती है वो है मैनिक डिप्रेसिव या उत्साह विषाद होने की संभावना ऐसे लोगों में बहुत अधिक दिखाई देती है। तो ये उत्साह विषाद क्या है, इसको हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ये हमारा पूरा एक चैप्टर है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस का, कि ये दोनों ही अवस्थाएं एक ही व्यक्ति में एक ही समय विद्यमान रहती हैं। व्यक्ति 6 महीने जो है मैनिक स्टेज में रहता है, यानी उत्साह की अवस्था में रहता है, और 6 महीने व्यक्ति विषाद की अवस्था में रहता है। तो ये द्विध्रुवीय विकृति के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। तो एंडोमॉर्फिक या गोलाकृतिक शरीर वाले जो व्यक्ति हैं उनमें मैनिक डिप्रेसिव होने की संभावना अधिक रहती है। उसी प्रकार से शेल्डन का जो सेकंड उन्होंने जो व्यक्तित्व बताया है वो है मेसोमॉर्फिक या आयताकृतिक। तो आयताकृतिक आकृति वाले जो व्यक्ति हैं उनका सुडौल शरीर होता है, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, वे पक्की विचारधारा के होते हैं, परिश्रमी होते हैं, वाचाल होते हैं, साहसी होते हैं, और इस तरह के फिजिक वाले व्यक्तियों में मैनिक डिप्रेसिव या उत्साह विषाद मनोरोग होने की संभावना अधिक होती है। एंड थर्ड जो शेल्डन ने बताया वे हैं एक्टोमॉर्फिक या लंबाकृतिक। तो ये व्यक्ति दुबले पतले शरीर के, इनके हाथ पैर लंबे, इनकी शारीरिक बनावट कमज़ोर, शर्मीले स्वभाव के, संवेदनशील, समाज से दूर रहने वाले ये लोग होते हैं। और इस तरह के फिजिक वाले व्यक्तियों में मनोविदिलता होने की संभावना बहुत अधिक होती है। मनोविदिलता या सीजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जिसको हम अपने आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तथा ऐसे लोगों में चिंता, स्नायु विकृति होने की भी तीव्र संभावना रहती है। तो शेल्डन की तरह क्रैशमर मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने किस शारीरिक बनावट के व्यक्ति में किस तरह का रोग उत्पन्न होगा या कौन सी शारीरिक बनावट का व्यक्ति किस रोग से पीड़ित होगा, तो शेल्डन ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने जो फिज़िक का वर्णन किया, पहला है पिकनिक टाइप। ये लोग मोटे, गोल मटोल, छोटे कद के होते हैं, इनका धड़ और पेट बड़ा होता है, इनकी गर्दन, हाथ पैर छोटे, इनका चेहरा चिकना व भरा हुआ लगता है। और इस तरह के फिजिक वाले लोगों में या इस तरह के शरीर गठन वाले लोगों में उत्साह विषाद होने की संभावना अधिक होती है। इसी तरह से क्रैशमर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एस्थेनिक। एस्थेनिक प्रकार के जो लोग हैं वे लंबे, पतले, कमज़ोर शरीर वाले, इनका सीना छोटा, इनका सिर लंबा व बड़ा, और इनकी मुखाकृति जो है वो नुकीली होती है। और ऐसे फिजिक वाले लोगों में सीजोफ्रेनिया या मनोविदिलता होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और थर्ड जो है, क्रैशमर ने जो थर्ड प्रकार बताया वो है एथलेटिक। तो एथलेटिक प्रकार के जो लोग होते हैं या शरीर रचना वाले लोग, इनके कंधे चौड़े, हाथ पैर लंबे और इनका मजबूत शरीर होता है। कुछ स्थितियों में इनके व्यवहार में आक्रामकता भी दिखाई देती है और समाज से कुछ अलग रहने की प्रवृत्ति के कारण ये व्यक्ति एक मानसिक रोग का शिकार बन जाते हैं और उनकी अधिक संभावना जो है, जो रोग होने की संभावना है वो है सीजोफ्रेनिया या मनोविदिलता, इनमें देखने को मिलती है। एंड फोर्थ पॉइंट जो है शरीर गठन, जिसमें कि क्रैशमर ने वर्णन किया है, वो है डिस्प्लास्टिक। तो डिस्प्लास्टिक फिजिक वाले जो व्यक्ति हैं उनका शरीर बेडोल होता है, उनकी शारीरिक रचनाओं का एक विचित्र मिश्रण होते हैं वे लोग। और ऐसे व्यक्ति में एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्त्राव जो है वो अनियमित रहता है। इस कारण उनके व्यवहार में असामान्यता दिखाई देती है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न फिजिक वाले लोगों में कौन कौन से मानसिक रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है, तो शेल्डन ने और क्रैशमर ने जो है इसका वर्णन किया है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है
शरीर गठनात्मक कारकों के अंतर्गत वो है शारीरिक विकलांगता या फिजिकल हैंडीकैप्स। तो गर्भावस्था में यदि कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए तो कुछ वातावरणीय या पर्यावरणीय कारकों से भी बच्चों में शारीरिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। गर्भावस्था में गड़बड़ी होने से बच्चा शारीरिक या मानसिक दोष के साथ ही पैदा होता है और इसे हम जन्मजात विकलांगता कहते हैं। जैसे बहरापन, अंधापन या लंगड़ापन, ये अपूर्णताएं हैं जो कि बच्चे में जन्म से ही विद्यमान होती हैं। इनका कारण प्राय गर्भावस्था के समय बालक की माता का पोषण न मिलना या कोई रेडिएशन का प्रभाव या गंभीर शारीरिक रोग होना या तीव्र संवेगात्मक तनाव होना। प्राय ये देखा जाता है कि जिन बच्चों का जन्म के बाद का वजन 5.5 पाउंड से कम होता है उनमें आगे चलकर कुछ खास मानसिक रोग जैसे मेंटल रिटार्डेशन या मानसिक दुर्बलता, सांवेगिक समायोजन की समस्या या मस्तिष्क विकृति, ब्रेन डिसऑर्डर आदि देखने को मिलती हैं। और पूर्व परिपक्वता के कारण भी मानसिक रोग, प्रीमेच्योर डिलीवरीज जो होती हैं उनके कारण भी मानसिक रोग होने की संभावना तीव्र हो जाती है। इस जन्मजात विकलांगता के अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो विकलांगता उत्पन्न करने में मदद करते हैं। और जैसे एक्सीडेंट होने से ब्रेन इंजरी कभी कभी इतनी तीव्र हो जाए कि व्यक्ति में मानसिक विकृतियां उत्पन्न करे और जिससे व्यक्ति का समायोजन संबंधी समस्याएं व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाएं। तो इस तरह से सेकंड जो हमारा पॉइंट है ये है शारीरिक विकलांगता जो कि असामान्य व्यवहार का कारण बनती है। और जो शरीर गठनात्मक कारकों के अंतर्गत थर्ड पॉइंट है या सी पॉइंट है वो है मूल प्रतिक्रिया प्रवृत्ति या प्राथमिक प्रतिक्रिया प्रवृत्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने की एक खास प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति जो है जन्म से ही एक खास प्रवृत्ति रखता है वातावरण के प्रति, जिसे रिएक्शन टेंडेंसी भी हम कहते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति को शरीर गठनात्मक माना जाता है, ना कि हेरिडिटरी या वंशानुक्रम, क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियां माँ के गर्भ के वातावरण से प्रभावित होती हैं। और मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किए और उन्होंने बताया कि 7 से 10% बच्चों की मूल अनुक्रिया प्रवृत्ति जो है वो डिफेक्टिव होती है। ऐसे बच्चों में खाने पीने, मलमूत्र त्याग करने की कुछ नियमितताएं नहीं होती और वे चिड़चिड़ी प्रवृत्ति के और वातावरण के साधारण तनाव से भी घबरा जाते हैं। तो इस तरह से मूल प्रवृत्ति जो है या दोषपूर्ण मूल प्रवृत्ति जो है बच्चों में कुसमायोजित व्यवहार या असमायोजित व्यवहार का एक मुख्य कारक बनती है। तो हम कह सकते हैं कि शरीर गठनात्मक मॉडल असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति में बहुत ही सहायक होता है जो शरीर के संगठन या संरचना से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से बच्चों असामान्य व्यवहार के कारकों में अभी हमने 2 कारक, जैविक कारकों के अंतर्गत 2 कारक डिस्कस किए हैं। पहला है आनुवंशिक दोष और दूसरा है शरीर गठनात्मक कारक। तो रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज़ ऑफ एबनॉर्मेलिटी जो कि सेकंड चैप्टर के अंतर्गत हमारा आएगा, उसमें आपके सिलेबस में है रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेज़ ऑफ एबनॉर्मेलिटी। तो पहले उन्होंने दिया हुआ है आवश्यक कारक, पर्याप्त कारक तथा सहायक कारक। तो आवश्यक कारक मैं पहले वीडियो में आपको समझा
चुकी हूँ, उन्हीं आवश्यक कार्यों में शॉर्ट में मैंने पहले आपको समझाया था, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आवश्यक कारकों के अंतर्गत हम जैविक कारकों को अध्ययन करेंगे। और वो जैविक कारक जो हैं 5 प्रकार के हैं, जिसमें इस वीडियो में आज हमने उन 5 में से 2 को डिस्कस किया है। वो पहला है आनुवंशिक दोष तथा दूसरा है शरीर गठनात्मक कारक। तो आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 3 कारकों को डिस्कस करेंगे तथा ये जो कारक मैं आपको बता रही हूँ, इन कारकों का डिटेल में आपको टेक्स्ट में जो है उपलब्ध करा दूँगी और PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू।